नमस्कार। आज 20 नवंबर 2025 का द हिंदू अखबार हमारे सामने है और इसकी सुर्खियों को देखकर लग रहा है कि हम एक साथ कई अलग अलग दुनियाओं में झांक रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ भारत वैश्विक शतरंज की बिसात पर अपनी चालें बदल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर अदालतें और सरकार आमने सामने हैं। और इन सब के बीच तकनीक, वो एक दो धारी तलवार की तरह है। हाँ, जो भविष्य बना भी रही है और बिगाड़ भी रही है। आज की इस चर्चा का मकसद बस यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैश्विक बिसात से। पहली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। शीर्षक कहता है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले ही कम कर दिया था। आमतौर पर तो यही माना जा रहा था कि भारत दबाव में झुका, लेकिन ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर ये खबर दिलचस्प हो जाती है। देखिए, यहाँ असली कहानी सरकारी नीति की नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट दूरदर्शिता की है। कॉर्पोरेट दूरदर्शिता मतलब ये कि केपलर और ऑयलेक्स जैसे शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 में ही भारत का रूसी तेल आयात घटकर लगभग 1.4-1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया था, जबकि पहले ये कहीं ज्यादा था। जी, पहले ये 1.64 मिलियन बैरल के शिखर पर था, और ये सब अमेरिकी टैरिफ की घोषणा से पहले हो रहा था। तो हमारी प्राइवेट रिफाइनरियों ने सरकार से भी पहले हवा का रुख भांप लिया था। काफी हद तक, हाँ। उन्होंने दो बातें समझ ली थी। पहली, रूस से मिलने वाली जो भारी छूट थी वो अब उतनी भारी नहीं रही थी। अच्छा, तो आर्थिक लाभ कम हो रहा था। बिल्कुल। और दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिलायंस और MRPL जैसी बड़ी कंपनियों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिकी प्रतिबंध देर सवेर लगेंगे ही, तो उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी। सही पकड़ा। वो पहले से ही अपने सौदों में विविधता लाना चाहती थी। उन्होंने समझ लिया था कि भू राजनीति का खेल बदल रहा है और छूट का लालच भविष्य में महंगा पड़ सकता है। वाह, ये तो एक शानदार उदाहरण है कि कैसे बाजार कभी-कभी सरकारों से दो कदम आगे चलता है। बिल्कुल। अमेरिकी प्रतिबंधों ने तो बस उस प्रक्रिया पर एक आधिकारिक मोहर लगा दी जो पहले से चल रही थी। तो क्या ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के अंत का संकेत है या बस एक स्मार्ट बिजनेस मूव? देखिए, ये दोनों के बीच की एक महीन रेखा है। भारत के लिए ये भू राजनीतिक जोखिम को कम करने की एक कोशिश है, और रूस के लिए, उनके लिए तो ये एक बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। भारत जैसा स्थिर खरीदार खोने का मतलब है कि उन्हें या तो नए ग्राहक ढूंढने होंगे या फिर से भारी छूट देनी होगी। और दुनिया के लिए जब रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल का रास्ता बदलता है, तो ये पूरी शिपिंग इंडस्ट्री और तेल की कीमतों में हलचल मचा देता है। और रूस के साथ इन संबंधों को साधने के साथ साथ भारत एक और मुश्किल पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ भी अपने पत्ते बहुत संभाल के चल रहा है। जी, तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं। और ये यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये यात्रा महज एक व्यापारिक दौरा नहीं है, इसके पीछे गहरी कूटनीति है। तालिबान दो बहुत स्पष्ट मकसद लेकर आया है। पहला, भारत से निवेश चाहिए। किस क्षेत्र में? खासकर खनन और पनबिजली जैसे क्षेत्रों में, जहां अफगानिस्तान के पास विशाल भंडार हैं। और दूसरा, और शायद सबसे अहम, वे व्यापार के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पर निर्भरता क्यों खत्म करना चाहते हैं? हाल में कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल। हाल ही में सीमा पर तनाव के चलते पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए, जिससे अफगानिस्तान से भारत आने वाले सेब और सूखे मेवों का व्यापार ठप हो गया। ओहो। आंकड़े देखें तो जुलाई 2025 में जमीनी रास्तों से सिर्फ $25.2 मिलियन का व्यापार हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा। बिल्कुल। इसीलिए तालिबान अब ईरान के चाबहार बंदरगाह जैसे वैकल्पिक रास्तों पर जोर दे रहा है, जिसे भारत ने ही विकसित किया है। ये उनके लिए एक जीवन रेखा की तरह है। लेकिन बड़ा सवाल तो वही है, क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? भारत का आधिकारिक रुख क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और भारत इसका जवाब बहुत सावधानी से दे रहा है। भारत की नीति को हम सतर्क सहभागिता या कॉशियस एंगेजमेंट कह सकते हैं। मतलब हमने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन हम दरवाजे बंद भी नहीं कर रहे। व्यापार और मानवीय सहायता जारी है ताकि अफगानिस्तान पूरी तरह से ढह ना जाए और उस क्षेत्र में भारत का प्रभाव बना रहे। ये आदर्शवाद नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। बिल्कुल। और जब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका मध्य पूर्व में क्या कर रहा है। हाँ,
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया है। जी, मेजर नॉन नेटो एलाय, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब क्या है और इसके पीछे की डील क्या है? देखिए, MNA का दर्जा कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। ये नाटो की तरह आपसी रक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये सऊदी अरब को उन्नत अमेरिकी हथियार खरीदने में प्राथमिकता देता है। तो सऊदी अरब अब इजराइल और जापान जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है। सही कहा। और इसके साथ ही दो और बड़ी बातें हुई हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का मानवाधिकार हनन के आरोपों में बचाव किया है, खासकर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में। जी, और बदले में सऊदी अरब ने अमेरिका में अपना निवेश $600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का वादा किया है। $1 ट्रिलियन, ये तो जबरदस्त रकम है। लेकिन कई आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ रियल पॉलिटिक नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन है। और यही इस सौदे का सबसे विवादास्पद पहलू है। ट्रंप प्रशासन के समर्थक कहते हैं कि यह मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने और ईरान को रोकने के लिए जरूरी है। और आलोचकों का कहना है कि ये अमेरिका के उन मूल्यों का सौदा है जिनकी वो हमेशा दुहाई देता है। ये फैसला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक हित कभी-कभी नैतिक मूल्यों पर कितने भारी पड़ जाते हैं। तो बाहर की दुनिया में इतनी उठापटक चल रही है और देश के अंदर भी संस्थानों के बीच एक तरह की खींचतान जारी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए ट्रिब्यूनल सुधार कानून 2021 के कुछ बड़े हिस्सों को खारिज कर दिया है। और सरकार को एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। ये पूरा मामला क्या है? मामला शक्तियों के पृथक्करण के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। मतलब वो लक्ष्मण रेखा जो सरकार, संसद और अदालतों के बीच खींची गई है, ताकि कोई एक दूसरे के काम में दखल न दे। बिल्कुल। अदालत का कहना था कि सरकार इस कानून के जरिए ट्रिब्यूनल्स, जो एक तरह की विशेष अदालतें होती हैं, उनकी नियुक्तियों में अपना दखल बढ़ाकर न्यायपालिका की आजादी को कम कर रही थी। किन प्रावधानों पर अदालत को सबसे ज्यादा आपत्ति थी? मुख्य रूप से 3 बातें। पहला, सदस्यों की नियुक्ति के लिए 50 साल की न्यूनतम उम्र की शर्त, जिससे युवा वकील बाहर हो जाते थे। हाँ। दूसरा, सिर्फ 4 साल का कार्यकाल जो किसी भी सदस्य को स्थिरता से काम नहीं करने देता। और तीसरा, चयन समिति का ढांचा जिसमें कार्यपालिका का दबदबा ज्यादा था। और मजे की बात यह है कि इन्हीं प्रावधानों को अदालत पहले भी एक बार रद्द कर चुकी थी, लेकिन सरकार ने मामूली बदलावों के साथ उन्हें फिर से कानून में डाल दिया। इस बार अदालत ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। तो अब आगे क्या होगा? अदालत का समाधान क्या है? अदालत ने सरकार को 4 महीने के अंदर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनाने का निर्देश दिया है। एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन। जी, ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जो इन सभी ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति से लेकर उनके कामकाज तक की निगरानी करेगी, ताकि वे सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकें। तो ये फैसला विधायिका को एक स्पष्ट संदेश है ना? बहुत स्पष्ट संदेश है कि वो न्यायिक फैसलों को बार बार अनदेखा नहीं कर सकती। खैर, सरकार और न्यायपालिका के बीच इस टकराव के साथ साथ सरकार जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, खासकर कृषि में। हाँ, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत प्राकृतिक खेती का एक वैश्विक केंद्र बनेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, विज्ञान और परंपरा का संगम। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं है। सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2,500 करोड़? जी, 2,481 करोड़ रुपए। लक्ष्य है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन को इसके दायरे में लाना। इसका मकसद क्या है? मकसद दोहरा है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके जमीन की सेहत सुधारना और किसानों की लागत घटाकर उनकी आमदनी बढ़ाना। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। भारत की खाद्य सुरक्षा तो दशकों से रासायनिक उर्वरकों और हरित क्रांति पर टिकी है। बिल्कुल। क्या प्राकृतिक खेती पर इतना जोर देना हमारी पैदावार और खाद्य सुरक्षा के लिए एक जोखिम नहीं है? ये इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों को दशकों पुरानी आदतें छोड़कर एक नई पद्धति अपनाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। और शुरुआती सालों में पैदावार में गिरावट का खतरा भी होगा। हाँ, वो भी है। और सबसे बड़ी बाधा है प्राकृतिक उत्पादों के लिए एक मजबूत बाजार और सप्लाई चेन तैयार करना। अगर किसान ने उगा तो लिया, लेकिन उसे बेचने के लिए सही बाजार और सही दाम नहीं मिला, तो ये मिशन सफल नहीं हो पाएगा। सही बात है। और जब हम जमीनी स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं,
तो एक संपादकीय समाज के उस हिस्से पर रोशनी डालता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। चाइल्ड केयर कार्यकर्ता, जी, जो हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो अब नीतिगत चर्चा के केंद्र में आ रहा है और इसके आंकड़े वाकई में आंखें खोलने वाले हैं। एक ताज़ा पॉलिसी ब्रीफ के मुताबिक 2030 तक भारत में 6 साल से कम उम्र के लगभग 16.5 करोड़ बच्चों को देखभाल की जरूरत होगी। 16.5 करोड़, 145.5 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कार्यकर्ताओं और 26 लाख केंद्रों की जरूरत होगी। और अभी हम कहाँ हैं? चिंता की बात यह है कि भारत इस क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का महज 0.1% खर्च करता है, जबकि विशेषज्ञ 1% से 2.5% खर्च करने की सलाह देते हैं। तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक अनिवार्यता है। निश्चित रूप से। अगर हमें महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ानी है तो इस पर ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल, ये मानव पूंजी में एक निवेश है। अच्छी चाइल्ड केयर सुविधा का मतलब है कि महिलाएं काम पर लौट सकती हैं और बच्चों को भी एक मजबूत शुरुआती आधार मिलता है। इसे एक निजी सुविधा के बजाय एक सार्वजनिक भलाई के रूप में देखने की जरूरत है। इन सब सामाजिक और राजनीतिक बहसों के बीच विज्ञान के मोर्चे से एक ऐसी खबर आई है जो वाकई में भविष्य की उम्मीद जगाती है। इसरो ने कुछ कमाल कर दिखाया है। हाँ, अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के साथ, जिसे बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट कहा जा रहा है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत क्रांतिकारी है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर रॉकेट इंजन एक कार की तरह है जिसे स्टार्ट करने के लिए एक अलग बैटरी चाहिए। अच्छा। अंतरिक्ष में हर बार इंजन को फिर से चालू करने के लिए इसरो को एक स्टार्टर गैस की बोतल साथ भेजनी पड़ती थी, जिसका अपना वजन होता था। अब उन्होंने एक ऐसा इंजन बना लिया है जो अपनी ही प्रक्रिया से खुद को सेल्फ स्टार्ट कर सकता है। एक मिनट, मतलब हमारा रॉकेट अब अंतरिक्ष में खुद को रीबूट कर सकता है? ये तो कमाल है। हाँ, और इसरो का दावा है कि इस तरह के गैस जनरेटर साइकिल वाले क्रायोजेनिक इंजन के लिए ऐसा करना दुनिया में पहली बार हुआ है। इससे हमारे भविष्य के मिशनों को क्या फायदा होगा? 3 सीधे फायदे हैं। पहला, पेलोड क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अब स्टार्टर गैस का वजन ढोने की जरूरत नहीं। दूसरा, मिशन में लचीलापन आएगा, मतलब एक ही लॉन्च में कई सैटेलाइट्स को अलग अलग कक्षाओं में ज्यादा सटीकता से छोड़ा जा सकेगा। और तीसरा, गगनयान जैसे मानव मिशनों के लिए? उनके लिए ये इंजन को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये इसरो को वैश्विक लॉन्च बाजार में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। वाकई शानदार खबर है। लेकिन जहां एक तरफ इसरो जैसी संस्थाएं तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं, वहीं तकनीक का एक स्याह पहलू भी है जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट वाले लेख की बात कर रही हैं? जी। ट्रेड क्राफ्ट शब्द तो जासूसी की दुनिया से लगता है। ये डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट क्या है? आपने सही पकड़ा। ट्रेड क्राफ्ट का मतलब है गुप्त रूप से काम करने की कला। डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट का मतलब है कि आतंकवादी समूह अब जासूसों की तरह ही भर्ती करने, संवाद करने और पैसा जुटाने के लिए एन्क्रिप्टेड एप्स, डार्क वेब और गुमनाम डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025 में भी इस बढ़ते खतरे का जिक्र है। हाल ही में जासिम शहनवाज अंसारी नाम के एक युवक की गिरफ्तारी इसका ताज़ा उदाहरण है, जिसने 50 से ज्यादा सरकारी वेबसाइटों को हैक किया था। तो इससे निपटने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है पहचान करना, जिसे अंग्रेजी में एट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब ये पता लगाना कि हमला किसने और कहां से किया। बिल्कुल। VPN और Tor ब्राउजर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी डिजिटल पहचान को कई परतों के पीछे छिपा लेते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को न सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ानी होगी, बल्कि कानूनी ढांचे को मजबूत करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी होगा। सबसे ज्यादा जरूरी। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि दुनिया एक बहुत ही जटिल मोड़ पर खड़ी है। भारत एक तरफ तेल और तालिबान जैसे मुद्दों पर दुनिया के साथ अपने रिश्ते साध रहा है, तो दूसरी तरफ इसरो अंतरिक्ष में नई छलांग लगा रहा है। और देश के अंदर अदालतें शासन में पारदर्शिता की मांग कर रही हैं। और तकनीक का स्याह पक्ष हमारी सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक राजनीति, घरेलू नीति और प्रौद्योगिकी ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे सामने सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या? जैसे जैसे आतंकवाद में डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट जैसी
प्रौद्योगिकियां सीमाओं को मिटा रही हैं, क्या कोई भी देश अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों को अलग-अलग रख पाएगा? या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सरकार का कृषि पर लिया गया एक फैसला वैश्विक खाद्य बाजार को प्रभावित करता है? और किसी दूसरे देश में बैठा एक हैकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। बिल्कुल, शायद अब घरेलू और विदेशी के बीच की ये दीवार ढह रही है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।